नमस्कार, चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर हिंदी में प्रवेश के लिए वर्ष 2021 में आयोजित प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र पर चर्चा करते हैं। आशा है कि भविष्य में विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक परीक्षार्थियों को इससे थोड़ा ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। पहला प्रश्न है, आल्हा खंड के रचयिता का नाम है चंदबरदाई, जगनिक, अमीर खुसरो या नरपति नालह। इस प्रश्न का सही उत्तर है जगनिक। जगनिक ने सन 1230 के आसपास परमाल रासों की रचना की थी, जिसे आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। परमाल रासों में आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आल्हा खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आल्हा खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, विद्यापति की पदावली की भाषा है बंगला, अवधी, मैथिली या भोजपुरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है मैथिली। विद्यापति ने संस्कृत में शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली आदि ग्रंथों की रचना की है। अवहट्ठ भाषा में इन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका तथा मैथिली में पदावली की रचना की है। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी या बिपसी नामक गांव के निवासी थे। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो इस प्रकार हैं: अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि। तीसरा प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु का नाम था भैरवनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, आदिनाथ या नागार्जुन। सही उत्तर है मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ और मच्छंदरनाथ भी कहा गया है। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथ तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्रनाथ की वंदना की है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर उनका संपादन गोरखबानी नाम से किया। गोरखबानी में संकलित गोरखनाथ के प्रामाणिक ग्रंथ इस प्रकार हैं: शब्द, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवै बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान 34 और पंचमात्रा। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे हुए ग्रंथ इस प्रकार हैं: सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि आदि। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ के लेखक हैं आचार्य क्षेमेंद्र, आचार्य कुंतक, आचार्य भामह या आचार्य मम्मट। सही उत्तर है आचार्य कुंतक। कुंतक कश्मीर के निवासी थे और इन्हें वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कुंतक का समय 10वीं शती का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। 5वां प्रश्न है, कृष्ण भक्ति के प्रमुख आचार्य हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या रामानंद। सही उत्तर है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। इनका जन्म सन 1478 में चंपारण में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु सन 1530 में मानी जाती है। वल्लभाचार्य ने इन ग्रंथों की रचना की है: पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य, जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था, जिसे उनके पुत्र विठलनाथ ने पूरा किया। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है निर्वेद, रति, व्रीड़ा या लज्जा। सही उत्तर है रति। प्रत्येक रस से एक स्थायी भाव जुड़ा हुआ है। सभी रसों के स्थायी भाव इस प्रकार हैं: श्रृंगार रस का रति,
हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा, अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का निर्वेद, वात्सल्य रस का वत्सलता, भक्ति रस का देवरति या ईश्वर विषयक रति। राम के नेत्र कमल के समान सुंदर हैं में कमल पद क्या है? उपमेय, उपमान, वाचक या साधारण धर्म। सही उत्तर है उपमान। उपर्युक्त वाक्य में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के कुल 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय या प्रस्तुत, यानी वो वस्तु जिसकी किसी दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है। दूसरा अंग है उपमान या अप्रस्तुत, यानी वो वस्तु जिसके साथ उपमेय की तुलना की जाती है। तीसरा अंग है साधारण धर्म, यानी वो गुण जिसके कारण उपमेय तथा उपमान में समानता दर्शाई जाती है, जैसे सुंदरता, कोमलता, उजलापन आदि। चौथा अंग है वाचक पद, यानी वो पद या शब्द जिसके द्वारा उपमेय तथा उपमान में समानता प्रतिपादित की गई हो, जैसे सम, सदृश, के समान आदि। राम के नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। इस वाक्य में राम के नेत्र उपमेय हैं, कमल उपमान है, के समान वाचक पद है और सुंदर साधारण धर्म है। उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, उतर रही है संध्या सुंदरी परीसी, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। 8वां प्रश्न है, जिन मुक्तकों को गाया जाता है उन्हें कहते हैं गेय, पाठ्य, पठनीय या दृश्य। सही उत्तर है गेय। मुक्तक कविता का वो प्रकार है जिसमें प्रबंधकीयता न हो। इसमें एक छंद में कही गई बात का दूसरे छंद में कही गई बात से कोई संबंध नहीं होता। कबीर, रहीम और बिहारी के दोहे, मीराबाई के पद आदि सभी मुक्तक रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के रीतिकाल में मुख्यतः मुक्तक काव्य ही रचा गया है। जिन मुक्तकों का गायन किया जा सके उन्हें गेय मुक्तक कहा जा सकता है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अष्टछाप के कवि नहीं हैं? कृष्णदास, कुंभनदास, सुंदरदास या छीत स्वामी। सही उत्तर है सुंदरदास। सुंदरदास भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। खोजकर्ताओं के अनुसार इनका जन्म सन 1596 में जयपुर में हुआ था। ये बनिया समाज से संबंध रखते थे। इनके पिता परमानंद और माता सती थीं। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या मैथिली। सही उत्तर है ब्रज। तुलसीदास जी द्वारा ब्रज भाषा में रचित कृतियां हैं वैराग्य संदीपनी, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली। इसी प्रकार तुलसीदास जी द्वारा अवधि में रचित कृतियां हैं रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस और बरवै रामायण। लाला भगवान दीन और डॉक्टर बच्चन सिंह ने तुलसी को रूपकों का बादशाह कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा है और डॉक्टर उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। 11वां प्रश्न है, रस गंगाधर के लेखक हैं आचार्य विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य मम्मट या आचार्य कुंतक। सही उत्तर है पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ का समय 17वीं शती का अंतिम चरण माना जाता है। अपने ग्रंथ रस गंगाधर में काव्य को परिभाषित करते हुए इन्होंने लिखा है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात जो शब्द सुंदर अर्थ की सृष्टि करे वो काव्य है। 12वां प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर के रचयिता हैं केशव, चिंतामणि, भूषण या सेनापति। सही उत्तर है सेनापति। सेनापति का जन्म सन 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष है। सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ हैं। पहला है कवित्त रत्नाकर, इसमें 5 तरंग हैं और 394 छंदों में राम कथा का वर्णन है। दूसरा ग्रंथ है काव्य कल्पद्रुम, इसे एक रीति ग्रंथ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है, ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया।
13वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी या कन्नौजी? सही उत्तर है अवधी। पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी बोलियां हैं कौरवी, हरियाणवी या बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिणी। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। 14वां प्रश्न है, रीतिमुक्त काव्य धारा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? प्रेम परख काव्य, श्रृंगार काव्य, स्वच्छंद काव्य या विरही काव्य? सही उत्तर है स्वच्छंद काव्य। रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्य धारा को कुछ विद्वानों ने स्वच्छंद काव्य धारा भी कहा है। इस धारा के प्रमुख कवि हैं आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। 15वां प्रश्न है, मोहे तो मेरे कवित्त बनावत पंक्ति के रचयिता हैं बोधा, आलम, सूदन या घनानंद? सही उत्तर है घनानंद। रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियां निम्नांकित हैं: सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेली वल्ली और यमुना यश। इनकी विरह लीला नामक कृति ब्रज भाषा में है किंतु फारसी छंद में रचित है। डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ के अनुसार घनानंद के कुल कवित्त सवैयों की संख्या 752 है, पदों की संख्या 1057 है और दोहे चौपाइयों की संख्या 2354 है। घनानंद की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं: लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहित मेरे कवित्त बनावत, अति सूधो स्नेह को मारगु है, जहने कुसयान पपाक नहीं, तुम कौन धपाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पेदेहु छटाक नहीं, हीन भये जलमीन अधीन, कहा कछुमो अकुलानी समाने, रावरे रूप की रीति अनूप, नयौ नयौ लागत ज्यों ज्यों निहारिय, अंग अंग तरंग उठे दुति की, परिहै मनोरूप अभय धर च्वै, बदरा बरसें ऋतुमय घिर के, नित ही अखियां उघरी बरसें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। 16वां प्रश्न है, कवित्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 30, 31, 32 या 34? सही उत्तर है 31। कवित्त एक वार्णिक छंद है। इसे मनहरण कवित्त या घनाक्षरी भी कहा जाता है। कवित्त की एक पंक्ति में 31 वर्ण होते हैं। इसमें 8वें, 16वें, 24वें और 31वें वर्ण पर यति होती है तथा प्रत्येक पंक्ति का अंतिम वर्ण गुरु होता है। मनहरण कवित्त का एक उदाहरण इस प्रकार है: सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, उचित नहीं है तुम्हें दुख से कराहना, कर ना पड़े जो आत्मत्याग अनुराग वश, तो तुम सहर्ष निज भाग्य को सराहना। प्रीति का लगाना कुछ कठिन नहीं है सखे, किंतु है कठिन नित्य नेह का निभाना। चाहना जिसे है तुम्हें चाहिए सदैव उसे, तन मन प्राण से प्रमोद युक्त चाहना। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रास का भेद नहीं है? वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वर्णानुप्रास या लाटानुप्रास? सही उत्तर है वर्णानुप्रास। व्यंजन ध्वनि की बार बार आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार की सृष्टि होती है। अनुप्रास एक शब्दालंकार है। इसके 5 भेद हैं: छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। अनुप्रास के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। 18वां प्रश्न है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, किस लेखक की पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट? सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है और इनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। इनके काव्य संग्रह इस प्रकार हैं: भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षण, जैन कुतूहल, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप,
गीत गोविंदानंद, सतसई श्रृंगार, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित, श्री अलवरत वर्णन, श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र, सुमनो अंजलि, श्री जीवन जी महाराज, चतुरंग, देवी छद्म लीला, प्रातः स्मरण मंगल पाठ, दैन्य प्रलाप, उरेहना, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छद्म लीला, संस्कृत लावनी, वसंत होली, स्फुट समस्याएं, मुंह दिखावनी, उर्दू का स्यापा, प्रबोधिनी, प्रातः समीरन, बकरी विलाप, स्वरूप चिंतन, श्री राजकुमार शुभागमन वर्णन, भारत भिक्षा, श्री पंचमी, श्री सर्वोत्तम स्रोत, निवेदक पंचक, मान सोपायन, प्रातः स्मरण स्तोत्र, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, अपवर्ग दाष्टक, मनोमुकुल माला, वेणुगीति, श्रीनाथ स्तुति, मोक प्रश्न, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरत्व, श्री सीता वल्लभ स्तोत्र, श्री राम लीला, भीष्म स्तवराज, मान लीला फूल बुझव्वल, बंदर सभा, विजय वल्लरी, विजयिनी विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकरी, जातीय संगीत, रिपुनाष्टक, स्फुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता। भारतेंदु जी की कुछ प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां हैं। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति कै मूल, बिन निज भाषा ज्ञान कै, मिटे न हिय कै सूल। कहाँ करुणा निधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन करी, भारतवासी रोए। आजू लौ न मिले तो कहा, हम तो तुमरे सब भांति कहावें। प्यारे जू है जग की यह रीति, बिदा के समय सब कंठ लगावें। सखा प्यारे कृष्ण के, गुलाम राधा रानी के। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी कृत नहीं है? पद्मावत, अखरावट, मधुमालती या चित्ररेखा? सही उत्तर है मधुमालती। जायसी भक्तिकाल की प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ये शेख मोहिदी या मोहिउद्दीन के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, गहरानामा, मसलानामा और कन्हावत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के द्वारा रचित 3 ग्रंथों पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। 20वां प्रश्न है, डिजर्टेड विलेज का उजड़ ग्राम नाम से अनुवाद किस हिंदी लेखक ने किया? शिव प्रसाद गुप्त, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त या अज्ञेय? सही उत्तर है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक का जीवन काल सन 1859 से सन 1928 तक फैला है। ये खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में कश्मीर सुषमा नामक प्रसिद्ध कविता की रचना सन 1904 में की थी। इनके द्वारा अनुदित कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं। एकांतवासी योगी, जिसका रचना काल 1886 ईस्वी है। गोल्डस्मिथ की रचना द हर्मिट का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया गया है। ये लावनी या ख्याल शैली में रचित है। दूसरी रचना है उजड़ ग्राम, जिसका रचना काल 1889 ईस्वी है। ये गोल्डस्मिथ के डेजर्टेड विलेज का ब्रज भाषा में अनुवाद है। तीसरी रचना है शांत पथिक, इसका रचना काल 1902 ईस्वी है। ये गोल्डस्मिथ की रचना द ट्रेवलर का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद है और ये रोला छंद में रचित है। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म वर्ष है 1900 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1902 ईस्वी या 1903 ईस्वी? सही उत्तर है 1900 ईस्वी। प्रसिद्ध छायावादी कवि पंत जी का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ था और मृत्यु सन 1977 में इलाहाबाद में हुई थी। इनका मूल नाम गुसाई दत्त था। पंत जी की पहली रचना गिरजे का घंटा सन 1916 में रचित मानी जाती है। सुमित्रा नंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है, जो निम्न है। पहला है छायावादी काव्य। इसके अंतर्गत उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन रचनाएं आती हैं। दूसरा चरण है प्रगतिवादी काव्य। इसके अंतर्गत युगांत, युगवाणी और ग्राम्या की गिनती की जाती है। तीसरा चरण है अंतश्चेतनावादी। इसके अंतर्गत स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ रचनाएं आती हैं। चौथा चरण है नव मानवतावादी। इसके अंतर्गत उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन और चिदंबरा की गिनती की जाती है। सुमित्रा नंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य
काव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। पंत जी की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदंबरा शीर्षक से प्रकाशित है। इस पर इन्हें सन 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 22वां प्रश्न है, सुखमय जीवन कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सुदर्शन या जैनेन्द्र कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने इनका कालक्रम इस प्रकार बताया है। पहली कहानी है सुखमय जीवन, ये सन 1911 में भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी। दूसरी कहानी है बुद्धू का कांटा, इसका रचनाकाल सन 1914 है। तीसरी कहानी है उसने कहा था, ये सन 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। ये फ्लैशबैक या पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है, घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। 23वां प्रश्न है, सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, श्री राम शर्मा या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। सही उत्तर है सरदार पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे हैं जो निम्न हैं, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है? 8वां सर्ग, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, द्रौपदी या तिलचट्टा। सही उत्तर है तिलचट्टा। तिलचट्टा मुद्रा राक्षस द्वारा रचित नाटक है जिसका प्रकाशन सन 1972 में हुआ था। इनके अन्य नाटक हैं योर्स फेथफुली, मरजीवा, तेंदुआ, प्रथम प्रस्तुति, आला अफसर, गुफाएं और संतोला। सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दुनी एक, शकुंतला की अंगूठी और कैद ए हयात। 25वां प्रश्न है, परिंदे कहानी किसकी रचना है? मन्नू भंडारी, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव या कमलेश्वर। सही उत्तर है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह इस प्रकार हैं, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियां और परिंदे। परिंदे नामक कहानी संग्रह सन 1960 में प्रकाशित हुआ था। 26वां प्रश्न है, पैर तले की जमीन के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश या सुरेंद्र वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहन राकेश। पैर तले की जमीन मोहन राकेश का एक अधूरा नाटक है। इनके अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन जिसका प्रकाशन सन 1958 में हुआ, लहरों के राजहंस 1963 में प्रकाशित और आधे अधूरे जिसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ। 27वां प्रश्न है, क व्यंजन किस प्रकार की ध्वनि है? सघोष अल्प प्राण, अघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण या अघोष महाप्राण। इस प्रश्न का सही उत्तर है अघोष अल्प प्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा श, श और स अघोष वर्ण हैं। 28वां प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा में लिखी गई रचना है? उपन्यास, आत्मकथा, निबंध या जीवनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है उपन्यास। बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास है जिसका प्रकाशन सन 1946 में हुआ था। इनके अन्य उपन्यास हैं चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। 29वां प्रश्न है, कविता क्या है निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह।
सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल का कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम सन 1909 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी के निबंध चिंतामणि नाम से संकलित हैं। इन्होंने मुख्यतः मनोविकार संबंधी और आलोचना संबंधी निबंध रचे हैं। चिंतामणि के भाग 1 में इनके ये निबंध संकलित हैं। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। चिंतामणि भाग 2 में शुक्ल जी के ये निबंध संकलित हैं। काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काव्यशास्त्री ने उदात्त तत्व पर बल दिया? अरस्तु, प्लेटो, लोंजाइनस या क्रोचे? सही उत्तर है लोंजाइनस। लोंजाइनस का मूल यूनानी नाम लोंगिनुस था। इनका समय ईसा की प्रथम या तृतीय शताब्दी माना जाता है। लोंजाइनस के ग्रंथ का नाम पेरिहुप्सुस है। इस ग्रंथ का प्रथम बार प्रकाशन सन 1554 ईस्वी में इतालवी विद्वान रोबेर्तेल्लो ने करवाया था। पेरिहुप्सुस मूलतः भाषण शास्त्र का ग्रंथ है। पेरिहुप्सुस का सर्वप्रथम अंग्रेजी रूपांतर जॉन हॉल ने सन 1652 ईस्वी में ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस शीर्षक से प्रकाशित करवाया। लोंजाइनस ने काव्य में उदात्त तत्व को महत्व दिया है। उनका कहना है, उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, यानी सबलिमिटी इज द इको ऑफ अ ग्रेट सोल। लोंजाइनस ने उदात्त को परिभाषित करते हुए लिखा है, उदात्त अभिव्यंजन का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। लोंजाइनस ने उदात्त की उत्पत्ति के लिए प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया। लोंजाइनस के अनुसार उदात्त का कार्य अनुनयन अथवा परस्युएशन नहीं, बल्कि सम्मोहन यानी इंचेंटमेंट या लोकोत्तर आह्लाद अथवा ट्रांसपोर्ट है। 31वां प्रश्न है, इनमें से कौन मतवाला के संपादक मंडल में थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद? सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मतवाला का प्रकाशन सन 1923 से आरंभ हुआ था। इस पत्रिका का मुख्यालय कलकत्ता में था। इसके संस्थापक सेठ महादेव प्रसाद थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस पत्रिका के संपादन से जुड़े थे। मतवाला के संपादन विभाग में निराला जी के अलावा शिव पूजन सहाय, मुंशी नवजादिक लाल श्रीवास्तव तथा पांडेय बेचन शर्मा उग्र भी थे। 32वां प्रश्न है, उषा प्रियमवदा की कहानी का नाम है पर्दा, वापसी, परिंदे या पाजेब? सही उत्तर है वापसी। उषा प्रियमवदा के कहानी संग्रह हैं जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर वसंत आया, एक कोई दूसरा और कितना बड़ा झूठ। 33वां प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? धूमिल, मुक्तिबोध, अज्ञेय या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियां प्रकाशित हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, जिसका प्रकाशन सन 1964 में हुआ, और भूरी भूरी खाक धूल, जिसका प्रकाशन सन 1980 में हुआ। मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं इस प्रकार हैं, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन और भूल गलती। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना पत्रिका में सन 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ था। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। 34वां प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या श्रीधर पाठक? सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध जी के उपन्यास हैं ठेठ हिंदी का ठाठ, जिसका प्रकाशन 1899 में हुआ, और अधखिला फूल, जिसका प्रकाशन सन 1907 में हुआ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों की पाठ्यपुस्तक कहा जाता है। 35वां प्रश्न है, निहार के रचनाकार का नाम है
जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या गोपाल सिंह नेपाली। सही उत्तर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। महादेवी की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां इस प्रकार हैं: निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा। महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। यामा पर महादेवी वर्मा को सन 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद की ऋचाओं का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने महादेवी के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका लिखी थी। महादेवी वर्मा की ब्रज भाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन सन 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनके सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल हैं। 36वां प्रश्न है, टॉल्स्टॉय और साइकिल के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह या शमशेर बहादुर सिंह। सही उत्तर है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह 1959 ईस्वी में प्रकाशित तीसरा सप्तक के कवि हैं। इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियां इस प्रकार हैं: अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ, टॉल्स्टॉय और साइकिल। केदारनाथ सिंह की चर्चित कविताएं हैं बनारस, अनागत और फर्क नहीं पड़ता। 37वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कन्नड़, उर्दू, तेलुगु या मराठी? सही उत्तर है मराठी। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4वीं-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई है। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के आसपास नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ। यही लिपि वर्तमान में देवनागरी के नाम से प्रसिद्ध है। 38वां प्रश्न है, अरस्तु ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? त्रासदी, कामदी, निर्वैयक्तिकता या उदात्त तत्व? सही उत्तर है त्रासदी। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व तथा मृत्यु 322 ईसा पूर्व हुई थी। ये प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु ने त्रासदी का विस्तृत विवेचन किया है और त्रासदी अथवा ट्रेजेडी के 6 अंग माने हैं, जो इस प्रकार हैं: कथानक अथवा प्लॉट, चरित्र अथवा कैरेक्टर, विचार अथवा थॉट, पद योजना अथवा डिक्शन, गीत अथवा सॉन्ग, दृश्य यानी स्पेक्टिकल। 39वां प्रश्न है, निर्मल वर्मा का संबंध किस प्रदेश से रहा है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। निर्मल वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ था। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियां, परिंदे। इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं दहलीज, लवर्स, पिक्चर पोस्टकार्ड और पिता का प्रेमी। 40वां प्रश्न है, नाटक में स्वगत कथन का अर्थ होता है स्वयं से बातचीत करना, दूसरे पात्रों से बातचीत करना, दर्शकों से बातचीत करना या स्वागत करना। सही उत्तर है स्वयं से बातचीत करना। नाटक के विभिन्न पात्रों के कथनों को संवाद कहते हैं। संवादों के द्वारा नाटक की कथा आगे बढ़ती है। नाटक के चरित्रों पर प्रकाश पड़ता है। नाटक में स्वगत कथन भी होते हैं। स्वगत कथन में पात्र स्वयं से ही बात करता है। स्वगत कथनों के द्वारा नाटककार पात्रों की मानसिक स्थिति का चित्रण करता है, किंतु आवश्यकता से अधिक लंबा स्वगत कथन नाटक में शिथिलता ला देता है। 41वां प्रश्न है, किस शब्द शक्ति में कोशगत अर्थ मुख्यार्थ होता है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या इनमें से किसी में नहीं? सही उत्तर है अभिधा। शब्द तथा अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाला तत्व शब्द व्यापार या शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति के बिना शब्द के अर्थ का ज्ञान संभव नहीं है। शब्द की 3 शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक।
तथा इनसे क्रमशः 3 प्रकार के अर्थ प्रकट होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ। इन तीनों अर्थों की प्रतीति 3 प्रकार की शक्तियों अभिधा, लक्षणा और व्यंजना द्वारा होती है। 42वां प्रश्न है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, यमक या श्लेष? सही उत्तर है श्लेष। श्लेष का अर्थ है चिपकना, मिलना अथवा संयोग। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। दूसरा उदाहरण है, चिर जीवौ जोरी जुरै, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा, वे हलदर के बीर। 43वां प्रश्न है, जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं लक्ष्य भाषा, स्रोत भाषा, शैक्षिक भाषा या प्रतीक भाषा? सही उत्तर है लक्ष्य भाषा। किसी भाषा में अभिव्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में यथावत प्रस्तुत करना अनुवाद है। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वो मूल भाषा या स्रोत भाषा है। उससे जिस नई भाषा में अनुवाद करना है वो प्रस्तुत भाषा या लक्ष्य भाषा है। इस तरह स्रोत भाषा में प्रस्तुत भाव या विचार को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करना ही अनुवाद है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। यहाँ पर सन्यासी शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट पद रचना रीति ही ये किस आचार्य का कथन है? आचार्य भामह, आचार्य दंडी, आचार्य वामन या आचार्य विश्वनाथ? सही उत्तर है आचार्य वामन। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनका समय विद्वानों ने 8वीं शती का उत्तरार्ध माना है। वामन कश्मीर नरेश जयापीठ के मंत्री थे। आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की है। काव्यालंकार सूत्र में सूत्रों की संख्या 319 है तथा ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त है। वामन ने रीतिरात्मा काव्यस्य कहकर रीति को काव्य की आत्मा माना है। 46वां प्रश्न है, जिंदगी नामा के रचनाकार का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी या महादेवी वर्मा? सही उत्तर है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती के प्रमुख उपन्यास हैं मित्रो मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश और समय सरगम। सन 1980 में प्रकाशित बादलों के घेरे इनका चर्चित कहानी संग्रह है। 47वां प्रश्न है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा या संस्मरण? सही उत्तर है जीवनी। विष्णु प्रभाकर ने बंगाली साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी आवारा मसीहा नाम से लिखी है। इसका प्रकाशन सन 1974 में हुआ था। 48वां प्रश्न है, नई कविता और अस्तित्ववाद पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा या नामवर सिंह? सही उत्तर है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा एक आलोचक, निबंधकार, भाषा शास्त्री, समाज चिंतक और इतिहासवेत्ता रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने कवि और आलोचक के रूप में पदार्पण किया। इनकी कुछ कविताएं अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक में संकलित हैं। रामविलास शर्मा की उल्लेखनीय कृतियां हैं भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में प्रकाशित, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, ये रचना भी 3 खंडों में प्रकाशित है, भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, हिंदी जाति का इतिहास आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी में मिथक का समानार्थी नहीं है? पुरावृत्त, पुराख्यान, कल्पकथा या दृष्टांत? सही उत्तर है दृष्टांत। दृष्टांत का अर्थ है किसी विषय को समझाने के लिए उसके समान किसी दूसरी बात का कथन, उदाहरण या मिसाल। काव्य शास्त्र में दृष्टांत एक अलंकार है। अन्य शब्दों का अर्थ मिथक के आसपास है। 50वां प्रश्न है, भारतेंदु के निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा अनुदित नाटक है? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, विद्या सुंदर या नील देवी? सही उत्तर है विद्या सुंदर।
भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक इस प्रकार हैं। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विषमौषधम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी और सती प्रताप। इनके अनुदित नाटक हैं रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी। अगला प्रश्न है, यथार्थ से तात्पर्य है वास्तविक, बाल जगत, कल्पना या अज्ञात। सही उत्तर है वास्तविक। यथार्थ का अर्थ है ठीक ठीक, सही, वास्तविक या वाजिब। जिस साहित्य में समाज की वास्तविक स्थिति का चित्रण किया जाता है उसे यथार्थवादी साहित्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक नहीं है? सिंदूर की होली, चंद्रगुप्त, अशोक की चिंता या मिस्टर अभिमन्यु। सही उत्तर है अशोक की चिंता। ये एक कविता है। अशोक की चिंता नामक कविता प्रसाद जी के काव्य संग्रह लहर में संकलित है। ये कविता इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना पर आधारित है। कलिंग युद्ध में भयानक रक्तपात हुआ, जिसे देखकर अशोक के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसे अपने किए पर भयंकर पश्चाताप हुआ। अशोक की आत्मग्लानि को जयशंकर प्रसाद ने इस कविता में अभिव्यक्त किया है। वो पश्चाताप करते हुए विचार करता है कि जीवन क्षण भंगुर है, फिर भी अपनी तृष्णा को शांत करने के लिए मैंने इतना बड़ा रक्तपात किया। प्रसाद जी अशोक के माध्यम से कहते हैं कि ये जीवन एक पतंगे के समान है जो जलता रहता है। इसकी अवधि क्षणिक है, फिर भी व्यक्ति की तृष्णा आग की लपट बनकर जलती है। मनुष्य अहंकार और तृष्णा से पीड़ित होकर रक्तपात करता है। अगला प्रश्न है, लहर किस कवि की रचना है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां इस प्रकार हैं: उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक को ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या बाल मुकुंद गुप्त। सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल। ये इनका पहला निबंध संग्रह है जो 1948 में प्रकाशित हुआ था। कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर और आलोक पर्व इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। अशोक के फूल, वसंत आ गया है, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष का फूल, वर्षा घनपति से घनश्याम तक, कुटज, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम शरदा शतम, देवदारू, आत्मदान का संदेश वाहक वसंत, नाखून क्यों बढ़ते हैं, घर जोड़ने की माया और गुरु नानक देव। यही सच है कि रचनाकार का नाम है जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, कृष्णा सोबती या मन्नू भंडारी। सही उत्तर है मन्नू भंडारी। यही सच है मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी पर सन 1974 में रजनीगंधा नाम से फिल्म बनाई गई थी। फिल्म में अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा और दिनेश ठाकुर मुख्य भूमिकाओं में थे। मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 में मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में हुआ था। मन्नू का बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। इनके पिता सुख संपत राय भी जाने माने लेखक थे। इन्होंने MA तक शिक्षा प्राप्त की और वर्षों तक दिल्ली के मिरांडा हाउस में अध्यापिका रहीं। मन्नू भंडारी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ की अध्यक्षा भी रहीं। 15 नवंबर 2021 में मन्नू जी का देहांत हो गया था। इनके कहानी संग्रह हैं मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर और त्रिशंकु। इनके उपन्यास हैं आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान, जिसकी रचना इन्होंने राजेंद्र यादव के साथ मिलकर की थी।
अगला प्रश्न है, वैद्यनाथ मिश्र किस रचनाकार का मूल नाम है? मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन या केदारनाथ अग्रवाल? सही उत्तर है नागार्जुन। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये संस्कृत और मैथिली में यात्री नाम से काव्य रचना करते थे। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति है, जो सन 1935 में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्वबंधु में छपी थी। नागार्जुन की रचनाओं की काल क्रमानुसार सूची इस प्रकार है: युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली और पुरानी जूतियों का कोरस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बिहार से संबंधित है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या मैथिली? सही उत्तर है मैथिली। मैथिली भारत के बिहार और झारखंड राज्यों और नेपाल के तराई क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। विद्यापति मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी पदावली मैथिली में रचित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध रचना है? रिपब्लिक, हेमलेट, लिरिकल बैलेड्स या वेस्टलैंड? सही उत्तर है लिरिकल बैलेड्स। वर्ड्सवर्थ 1795 ईस्वी में कॉलरिज नामक साहित्यकार के मित्र बने तथा उनके साथ लिरिकल बैलेड्स नामक कविताओं का संग्रह रचा। इस संग्रह का प्रथम संस्करण 1798 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। लिरिकल बैलेड्स को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, राहुल सांकृत्यायन या दयानंद सरस्वती? सही उत्तर है दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की सबसे प्रसिद्ध कृति है। ये 14 समुल्लासों या अध्यायों में रची गई है। इसके प्रथम 10 समुल्लासों में सनातन वैदिक धर्म का प्रतिपादन किया गया है और अंतिम 4 समुल्लासों में देशी विदेशी मतों की समीक्षा की गई है। 60वां प्रश्न है, ऋण जल धन जल किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु, अमृतलाल नागर, अमरकांत या शेखर जोशी? सही उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु। ऋण जल धन जल फणीश्वर नाथ रेणु का एक संस्मरणात्मक रिपोर्टाज है। इस रिपोर्टाज का शीर्षक काफी दिलचस्प है। इसमें ऋण जल का अर्थ है जल की कमी अर्थात सूखा और धन जल का अर्थ है जल की अधिकता अर्थात बाढ़। इसमें बिहार में सन 1966 में पड़े सूखे और सन 1975 में आई भयंकर बाढ़ का चित्रण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवाद का प्रकार नहीं है? शब्दानुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद या गुणानुवाद? सही उत्तर है गुणानुवाद। अनुवाद के प्रमुख प्रकार हैं शब्दानुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद, सारानुवाद, व्याख्यानुवाद, आशु अनुवाद आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नई कविता से जुड़े साहित्यकार हैं हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, जगदीश गुप्त या अरुण कमल? सही उत्तर है जगदीश गुप्त। डॉक्टर जगदीश गुप्त नई कविता के प्रसिद्ध कवि हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं नाव के पांव, शब्ददंश, हिमविद्ध, युग्म, छंदशती और आदिम एकांत। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने मुख्यतः किस विधा में लेखन किया? नाटक, उपन्यास, कहानी या व्यंग्य? इस प्रश्न का सही उत्तर है व्यंग्य। हरिशंकर परसाई ने कहानी, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, साक्षात्कार और निबंध आदि विधाओं में लेखनी चलाकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं जैसे उनके दिन फिरे, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे आदि। परसाई जी की समस्त रचनाएं 6 खंडों में परसाई रचनावली शीर्षक से प्रकाशित हैं। खंड 3 और 4 में इनके निबंध संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गीति नाट्य है? अंधेर नगरी,
अंधा युग, सिंदूर की होली या स्कंदगुप्त? सही उत्तर है अंधा युग। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक काव्य नाटक या गीति नाट्य है। इस गीति नाट्य का प्रकाशन सन 1955 में हुआ था। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भाषा विकास के अध्ययन का आधार नहीं होता? ध्वनि, व्याकरण, शब्द भंडार या काव्य शास्त्र? सही उत्तर है काव्य शास्त्र। काव्य के विभिन्न अंगों जैसे रस, छंद, अलंकार, गुण, रीति आदि तथा काव्य के गुणों, दोषों, काव्य हेतुओं और काव्य प्रयोजनों का ज्ञान देने वाली रचना को काव्य शास्त्र कहा जाता है। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र है, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय तथा लगभग 5000 श्लोक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी सूफी कवि नहीं है? मंझन, कुतुबन, मलूक दास या मुल्ला दाऊद? सही उत्तर है मलूक दास। मलूक दास निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रत्न खान और ज्ञान बोध। अगला प्रश्न है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावै? ये किस कवि की पंक्ति है? वल्लभाचार्य, सूरदास, नंददास या कुंभनदास? सही उत्तर है सूरदास। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से 3 ही उपलब्ध हैं, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 में राग कल्प द्रुम नाम से हुआ था। सूरदास की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं। खेलन में को काको गोसैया, निर्गुण कौन देश को बासी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, प्रभु जी मेरे अवगुण चितन धरो, चरण कमल बंदो हरिराई, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, निसिदिन बरसत नैन हमारे, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, काहे को गोपीनाथ कहावत, खंजन नयन रूप रसमाते। अगला प्रश्न है, इन रीतिकालीन कवियों में से कौन आचार्य कवि नहीं है? चिंतामणि, केशवदास, आलम या कृपाराम? सही उत्तर है आलम। आलम रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं। आलम जाति से ब्राह्मण थे, किंतु शेख नाम की रंगरेजिन से विवाह कर मुसलमान हो गए। आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। आलम का कविता काल सन 1683 से 1703 तक माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां निम्न हैं: आलम केली, माधवानल कामकंदला, सुदामा चरित और श्याम स्नेही। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अज्ञेय का काव्य संग्रह नहीं है? इत्यलम, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार या सृष्टि पर पहरा? सही उत्तर है सृष्टि पर पहरा। सृष्टि पर पहरा नामक काव्य संग्रह केदारनाथ सिंह का है। अज्ञेय जी के काव्य संग्रह हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनु रौंदे हुए ये, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, सुनहले शैवाल, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे और नदी की बांक पर छाया आदि। अगला प्रश्न है, अर्चना काव्य कृति के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी के काव्य संग्रह हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुक्कुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज और सांध्य काकली। अगला प्रश्न है, मेलोड्रामा का अर्थ है सामान्य कथन, पौराणिक कथन, यथार्थ कथन या अति नाटकीय कथन? सही उत्तर है अति नाटकीय कथन। जिस नाटक में भय, क्रोध, करुणा आदि भावों को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित किया जाता है उसे मेलोड्रामा कहा जाता है। वर्तमान में भारत में दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले अधिकांश धारावाहिक मेलोड्रामा या अति नाटकीयता से भरे होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंब का प्रकार नहीं है? दृश्य बिंब, घ्रातव्य बिंब, कर्ण बिंब या आस्वाद्य बिंब? सही उत्तर है कर्ण बिंब। बिंब विधान का अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। बिंब के प्रमुख भेद हैं चाक्षुष बिंब या दृश्य बिंब, श्रव्य या नादात्मक बिंब, स्पर्श्य बिंब, घ्रातव्य बिंब और आस्वाद्य बिंब।
अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक किसका काव्य संकलन है? राजकमल चौधरी, धूमिल, सौमित्र मोहन या जगदीश चतुर्वेदी? सही उत्तर है धूमिल। सुदामा पांडेय धूमिल के काव्य संग्रह हैं संसद से सड़क तक 1972 में प्रकाशित, कल सुनना मुझे 1976 में प्रकाशित, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 में प्रकाशित। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न का पर्याय है? प्रयास, प्रवास, निरायास या अनायास? सही उत्तर है प्रयास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द प्रकाश का विपरीतार्थक नहीं है? अंधकार, तम, तिमिर या आलोक? सही उत्तर है आलोक। प्रश्न संख्या 76, गबन की प्रमुख पात्र है जागेश्वरी, जालपा, धनिया या मालती? सही उत्तर है जालपा। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गबन एक यथार्थवादी रचना है। इसमें भारतीय समाज में स्त्रियों के आभूषण प्रेम एवं नवयुवकों की मौज मस्ती और विलासिता की प्रवृत्ति को चित्रित किया गया है। इस उपन्यास के प्रमुख पुरुष पात्र हैं रामनाथ, देवी दीन, रमेश बाबू, दीनदयाल, इंदुभूषण और मणिभूषण। इसके स्त्री पात्र हैं जालपा, रतन, जग्गो, जोहरा, रामेश्वरी और जानेश्वरी। अगला प्रश्न है, गीत फरोश के रचनाकार का नाम है शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या नरेश मेहता? सही उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह हैं गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत, अंतर्गत, अनाम तुम आते हो, परिवर्तन जिए, इदम नामम, त्रिकाल संध्या, शरीर, कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, संप्रति, नीली रेखा तक, तूस की आग और कालजयी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अंक शब्द से संबंधित नहीं है? नाटक का अंक, गोद, सिरा या संख्या? सही उत्तर है सिरा। अंक शब्द के अनेक अर्थ हैं जो इस प्रकार हैं: चिन्ह या छाप, लेख या लिखावट, संख्या का सूचक चिन्ह जैसे 1, 2, 3, 4 आदि, भाग्य, धब्बा, शरीर, गोद या क्रोड़, काजल की बिंदी जो बच्चों को नजर से बचाने के लिए लगाते हैं, नाटक का खंड या भाग जिसमें कभी कभी कई दृश्य भी होते हैं, पत्र पत्रिका आदि का कोई प्रकाशन जो अपने नियत समय पर एक बार में हुआ हो। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं? नवजादिक लाल मुंशी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या चंद्रधर शर्मा गुलेरी? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका की स्थापना सन 1900 में चिंतामणि घोष ने की। जनवरी 1900 से दिसंबर 1900 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में 5 संपादक थे: जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरी लाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास और कार्तिक प्रसाद खत्री। जनवरी 1901 से दिसंबर 1902 तक श्याम सुंदर दास ने अकेले बिना पारिश्रमिक लिए संपादन किया। जनवरी 1903 से दिसंबर 1920 तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इस पत्रिका के संपादक रहे। आलोचकों ने इस काल को सरस्वती पत्रिका का स्वर्णिम काल माना है। सन 1980 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन बंद हो गया और अक्टूबर 2020 से इसे पुनः आरंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कविता मुक्ति बोध की नहीं है? अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन या असाध्य वीणा? सही उत्तर है असाध्य वीणा। असाध्य वीणा अज्ञेय जी की रचना है। अज्ञेय प्रयोगवादी काव्य परंपरा के प्रवर्तक हैं। अज्ञेय दिनमान तथा प्रतीक के संपादक के रूप में प्रसिद्ध हुए। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक और रूपांबरा इनके द्वारा संपादित काव्य संकलन है। त्रिशंकु, आत्मनेपद और हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य में इनके साहित्य संबंधी लेखों को संग्रहित किया गया है। अगला प्रश्न है, ठाकुर का कुआं कहानी में कुएं से पानी लाने कौन जाता है? ठाकुर, साहू,
गंगी या जोखू? सही उत्तर है गंगी। 1932 में रचित ठाकुर का कुआं दलित जीवन की विभीषिका को प्रस्तुत करने वाली कहानी है। मुंशी प्रेमचंद एक महान कहानीकार और उपन्यासकार थे। शुरुआत में प्रेमचंद नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। अमृत राय के अनुसार मुंशी दया नारायण निगम, जो कि जमाना के संपादक थे, ने उन्हें प्रेमचंद नाम दिया। इस नाम के साथ छपने वाली पहली कहानी बड़े घर की बेटी है। प्रेमचंद की कहानी क्रिकेट मैच प्रेमचंद के निधन के पश्चात जुलाई 1937 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, शुद्ध कविता की खोज किस लेखक की कृति है? राम नरेश त्रिपाठी, नरेंद्र शर्मा, शंभुनाथ सिंह या रामधारी सिंह दिनकर? सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्रकवि दिनकर कवि होने के साथ साथ कुशल गद्य लेखक भी थे। इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, वेणुवन, उजली आग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल, साहित्य मुखी और आधुनिकता बोध। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रेम की पीर का कवि माना जाता है? देव, बिहारी, घनानंद या रसखान? सही उत्तर है घनानंद। घनानंद रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ये मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी के पद पर कार्यरत थे और सुजान नामक नर्तकी से इन्हें प्रेम था। इन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रीतिकाल की यही प्रमुख भाषा थी। इनकी ब्रज भाषा अरबी, फारसी, राजस्थानी, खड़ी बोली आदि के शब्दों से समृद्ध है। घनानंद ने लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से भाषा के सौंदर्य को चार चांद लगा दिए हैं। सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली, इश्कलता, ब्रज विलास, कृपाकंद और गोकुल गीत इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनके द्वारा रचित समस्त रचनाओं को घनानंद ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित करवाया है। हिंदी साहित्य जगत में इनको प्रेम की पीर का कवि, साक्षात रस मूर्ति एवं लाक्षणिक मूर्तिमत्ता के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, मधुआ कहानी में कथाकार की सहानुभूति किसके प्रति है? शराबी के प्रति, बालक के प्रति, दुकानदार के प्रति या ठाकुर के प्रति? सही उत्तर है बालक के प्रति। मधुआ कहानी जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह आंधी में संकलित है। आंधी प्रसाद जी का चौथा कहानी संग्रह है, जिसका प्रकाशन सन 1931 में हुआ था। इसमें संकलित कहानियों की कुल संख्या 11 है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: आंधी, मधुआ, दासी, घीसू, बेड़ी, व्रतभंग, ग्राम गीत, विजया, अमिट स्मृति, नीरा और पुरस्कार। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मोहन राकेश या सुरेंद्र वर्मा? सही उत्तर है मोहन राकेश। मोहन राकेश 8 जनवरी 1925 में अमृतसर में जन्मे थे और इनका देहांत 3 जनवरी सन 1972 में दिल्ली में हुआ था। इनके उपन्यास हैं अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, ना आने वाला कल। इनके नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन इनका अधूरा नाटक है, जिसे कमलेश्वर जी ने पूरा किया। इनके एकांकी हैं अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियां टूटती हैं और बहुत बड़ा सवाल। मोहन राकेश के कहानी संग्रह हैं इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी और फौलाद का आकाश। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पारिभाषिक शब्द फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रयुक्त होता है? आर्थिक वर्ष, वित्त वर्ष, पूंजी वर्ष या मुद्रा वर्ष? सही उत्तर है वित्त वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पर ख विकल्प आप चाय पीजिए सही है। अगला प्रश्न है, नूतन शब्द का विलोम है पुरातन, नवल, पुराण या पुरालेख? सही उत्तर है पुरातन। अगला प्रश्न है, कला सत्य से दोगुनी तिगुनी दूर होती है, ये किसका कथन है? प्लेटो, अरस्तु, होरेस या वर्ड्सवर्थ? सही उत्तर है प्लेटो।
प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के अनुसार प्रत्यय या विचार यानी आइडिया ही चरम सत्य है। वो शाश्वत और अखंड है तथा ईश्वर उसका सृष्टा या क्रिएटर है। ये वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है तथा कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है। इस प्रकार कला जगत अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से 3 गुना दूर है। अगला प्रश्न है, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं कुंतक, क्षेमेंद्र, रुद्रट या महिम भट्ट। सही उत्तर है क्षेमेंद्र। कश्मीर निवासी क्षेमेंद्र का समय 11वीं शती का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। इनके पिता का नाम प्रकाशेंद्र था। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु अभिनव गुप्त थे। क्षेमेंद्र ने इन ग्रंथों की रचना की है: कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुवृत्त तिलक और दशावतार चरित। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा को किस विधा की रचना कहा है? महाकाव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य या मुक्तक। सही उत्तर है चंपू काव्य। यशोधरा को कुछ विद्वानों ने खंड काव्य माना है, कुछ ने इसे चंपू काव्य कहा है क्योंकि ये गद्य पद्य मिश्रित रचना है। गुप्त जी ने इस रचना को एक मिश्रित रचना कहा है। इसकी भूमिका में उन्होंने अपने छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त को संबोधित करते हुए लिखा है: मेरी शक्ति का विचार किए बिना ही मुझसे ऐसे ही अनुरोध किया करते हो। कविता लिखो, गीत लिखो, नाटक लिखो, अच्छी बात है। लो कविता, लो गीत, लो नाटक और लो गद्य पद्य, तुकांत अतुकांत सभी कुछ, परंतु वास्तव में कुछ भी नहीं। अगला प्रश्न है, भूषण निम्नलिखित में से किस रस की कविता लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं? श्रृंगार, वीर, शांत या वात्सल्य। सही उत्तर है वीर। भूषण का जन्म 1613 ईस्वी और मृत्यु 1715 ईस्वी में मानी जाती है। इनका वास्तविक नाम घनश्याम माना जाता है। इनके काव्य में वीर रस और ओज गुण की प्रधानता है। भूषण छत्रपति शिवाजी और पन्ना के राजा छत्रसाल बुंदेला के राज्याश्रय में रहने वाले कवि थे। इन्होंने वीर रस की कविताएं लिखकर अपूर्व ख्याति प्राप्त की। ऐसी मान्यता है कि भूषण रीतिकाल के 2 प्रसिद्ध कवियों चिंतामणि और मतीराम के सगे भाई थे। चित्रकूटपति हृदय राम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। भूषण के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं: शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। शिव सिंह सेंगर ने भूषण के 4 ग्रंथों का उल्लेख किया है: शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। शिवराज भूषण रीति काव्य परंपरा का अलंकार ग्रंथ है। इसमें अलंकारों के लक्षण दोहा छंद में और उदाहरण सवैया छंद में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर दोहा निम्नलिखित में से किस प्रकार का छंद है? अर्ध सम मात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद या वार्णिक छंद। सही उत्तर है अर्ध सम मात्रिक छंद। दोहा एक अर्ध सम मात्रिक छंद है जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। दोहे का एक उदाहरण इस प्रकार है: जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि कुंडलिया छंद लिखने के लिए जाना जाता है? कबीर, जायसी, सूर या गिरधर। सही उत्तर है गिरधर। गिरधर या गिरिधर कविराय ने मुख्यतः अवधी और पंजाबी मिश्रित भाषा में काव्य रचना की है। इसके अलावा इनके काव्य में ब्रज, संस्कृत, अरबी, फारसी और खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। गिरधर कविराय की जीवनी के संबंध में विद्वानों में मत भिन्नता पाई जाती है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त द्वारा संपादित गिरधर कविराय ग्रंथावली के अनुसार गिरधर कविराय का जन्म पंजाब में हुआ और किसी कारण इन्हें वैराग्य हुआ तो पंजाब छोड़कर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कानपुर से इलाहाबाद के बीच विचरण करते रहे। बताया जाता है कि ये सन 1763 तक जीवित थे। गिरधर कविराय ने मुख्यतः कुंडलिया छंद में काव्य रचा है।
अगला प्रश्न है, व्यंजना शब्द शक्ति में कौन सा अर्थ मुख्य होता है? अभिधार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ या वाच्यार्थ? सही उत्तर है व्यंग्यार्थ। शब्द की जिस शक्ति या व्यापार से प्रचलित अर्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी तीसरे अर्थ का बोध हो उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। व्यंजना शक्ति से बोधित होने वाला अर्थ व्यंग्यार्थ है तथा व्यंग्यार्थ द्योतक शब्द व्यंजक शब्द कहलाता है। जहाँ अभिधा और लक्षणा से प्रकट होने वाले अर्थ इष्ट न हो अपितु कोई तीसरा अर्थ इष्ट हो, वहाँ व्यंजना शक्ति की जरूरत पड़ती है। व्यंजना शब्द शक्ति का काव्य में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तम काव्य व्यंजना शक्ति से पूर्ण होता है। उदाहरण के लिए सूर्य डूब गया, इस वाक्य का प्रचलित या मुख्य अर्थ है सूरज का लाल लाल गोला क्षितिज में छिप गया, किंतु इसका अर्थ प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न व्यक्ति अलग अलग रूप में ग्रहण कर लेते हैं। चरवाहे के लिए अर्थ है चरते हुए पशुओं को घर ले जाना चाहिए और भक्त के लिए अर्थ है प्रार्थना करने का समय आ गया। अगला प्रश्न है, निस दिन बरसत नैन हमारे में सूरदास ने किस रस की सृष्टि की है? रौद्र रस की, श्रृंगार रस की, भयानक रस की या करुण रस की? सही उत्तर है श्रृंगार रस की। इस पंक्ति में वियोग श्रृंगार है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। इसके संयोग और वियोग दो भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं शिव प्रसाद गुप्त, वासुदेव शरण अग्रवाल, राहुल सांकृत्यायन या कृष्णनाथ? सही उत्तर है शिव प्रसाद गुप्त। बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने सन 1924 में यात्रा वृत्तांत पृथ्वी प्रदक्षिणा की रचना की। इसकी सबसे बड़ी विशेषता चित्रात्मकता है। अगला प्रश्न है, दीर्घ तपा उपन्यास के लेखक का नाम है यशपाल, अमरकांत, फणीश्वरनाथ रेणु या मोहन राकेश? सही उत्तर है फणीश्वरनाथ रेणु। रेणु जी के कहानी संग्रह हैं ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप और अच्छे आदमी। इनके उपन्यास हैं मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय इनका अपूर्ण उपन्यास है। अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के लेखक हैं कुबेर नाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र या अज्ञेय? सही उत्तर है विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र प्रसिद्ध ललित निबंधकार हैं। इनका पहला निबंध संग्रह चितवन की छाह सन 1953 में प्रकाशित हुआ। इनके अन्य निबंध संग्रह हैं कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बन जारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं, भ्रमरानंद के पत्र, शेफाली झर रही है, सो अहम, बूंद मिले सागर में, पीपल के बहाने आदि। अंतिम प्रश्न है, नई कविता के प्रतिमान पुस्तक के रचयिता हैं नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, गिरजा कुमार माथुर या रामविलास शर्मा? सही उत्तर है लक्ष्मीकांत वर्मा। नई कविता के प्रतिमान का प्रकाशन सन 1957 में हुआ था। लक्ष्मीकांत वर्मा की एक और महत्वपूर्ण कृति नए प्रतिमान पुराने निकष है, जो सन 1967 में प्रकाशित हुई थी। बहुत धन्यवाद।